बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करेंगे, नॉर्म स्पेसिस की। इससे पहले मैं आपको बावर करवा दूं कि हमारे कुछ टॉपिक्स जो एक दो बाकी हैं वो हैं फंक्शन स्पेसिस पे और उनकी कंप्लीटनेस और सेपरेबिलिटी और बेयर कैटेगरी थ्योरम पे। ठीक है, तो इनके ऊपर की जो डिटेल होगी वो मैं एक लिस्ट बना के आपको सेंड करूंगा। ठीक है, रोल नंबर वाइज के फंक्शन स्पेसिस में कौन सी स्पेस है और उसकी कंप्लीटनेस और उसकी सेपरेबिलिटी को कौन स्टूडेंट एक्सप्लेन करेगा। एक लिस्ट मैं आपको कल के अंदर सेंड कर दूंगा। अभी मुझे याद है सिर्फ पहले दो स्टूडेंट्स को मैंने काम असाइन किया था और वो था आर की कंप्लीटनेस को प्रूव करना, पहले दो को। उससे आगे जो है वो मैं लिस्ट में जल्द अज जल्द मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फंक्शन स्पेसिस, बेयर कैटेगरी थ्योरम, ये दो तीन टॉपिक 5 6 8 7 स्टूडेंट में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। और क्विकली मैं अब आगे जाना चाहता हूँ तेजी से, ताकि हमारे पास अब टाइम कम है और टॉपिक ज्यादा है। ठीक है, तो नॉर्म्ड स्पेसिस पे हम बात करेंगे और इसकी प्री रिक्विजिट जो है वो आपको पता होना चाहिए। वेक्टर स्पेसिस या लीनियर स्पेसिस क्या होता है, वेक्टर स्पेसिस क्या है। ठीक है, और ये वेक्टर स्पेसिस आपने अलजबरा 1 के अंदर इनको डील किया है, ग्रुप थ्योरी के बाद रिंग और रिंग में वेक्टर स्पेसिस को, ये चीज। ठीक है, आपको पता होगा हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट होगा वी और ए, जिसके एलिमेंट्स को हम वेक्टर्स का नाम देंगे और कोई फील्ड हम चूज करेंगे जिसके एलिमेंट्स को हम स्केलर का नाम देंगे। ठीक है, और ये वी जो होगा ये अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप होगा और फिर इसके साथ इस फील्ड के एलिमेंट का इस वेक्टर स्पेस के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करेगी। यानी हमारे पास एक मैप ऐसा होगा वी क्रॉस एफ से, जिसे मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन का नाम दूंगा वी में, और उसके बाद कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज होंगी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। अगर ये होल्ड करेंगी तो वी हमारे पास अंडर दिस फील्ड एफ एक वेक्टर स्पेस बनाएगा। तफसील आगे जाके हम देखेंगे। ठीक है, और फिर उस वेक्टर स्पेस की हमारे पास लेंथ का भी जिक्र आएगा। उस लेंथ को, अगर हम उस लेंथ के कॉन्सेप्ट को उस वेक्टर स्पेस पर लेंगे तो फिर ये वेक्टर स्पेस नॉर्म स्पेस बन जाएगी। चलिए हम इसको रिगरसली मूव करते हैं इस पे। बेसिक हमारा नुक्ते नजर क्या होगा, ये पॉइंट कि पर्टिकुलरली यूज्ड एंड इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स स्पेसेस आर ऑब्टेन्ड। यानी हम मैट्रिक्स स्पेसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कैसे हासिल करेंगे। अगर हम एक वेक्टर स्पेस वी लें ओवर सम फील्ड एफ, एक वेक्टर स्पेस हमने लिया वी। ठीक है, और इस पे हम, हमारे पास इसके अंदर किसी भी वेक्टर स्पेस की एक नॉर्म का कंसेप्ट होगा। अगर हम उस नॉर्म के कंसेप्ट के बाद, अगर ये नॉर्म के कंसेप्ट है इसमें, यानी वी हमारे पास है पी एफ, अगर उसमें नॉर्म का कंसेप्ट होल्ड कर गया है तो फिर ये नॉर्म स्पेस बन चुकी है। और अगर मैं इस नॉर्म स्पेस से एक मैप डी डिफाइन कर लूं, वो क्या हो, वो ये हो वी क्रॉस वी से आर पॉजिटिव यूनियन जीरो पे, और वो ये डेफिनेशन हो डी एक्स कोमा वाई शुड बी इक्वल्स टू, क्योंकि ये वी के ऊपर नॉर्म तो डिफाइन है, शुड बी इक्वल टू एक्स माइनस वाई का नॉर्म। तो फिर ये जो डी है ये वी के ऊपर मैट्रिक होने की तमाम कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। और इस तरह वी जो है, जो कि पहले नॉर्म स्पेस थी, वो अब एक मैट्रिक स्पेस भी बन जाएगी।
और ये मैट्रिक्स स्पेस पर्टिकुलरली यूजफुल है हमारे पास फंक्शन एनालिसिस में, रियल एनालिसिस में, और इवन वेक्टर स्पेसिस में, रिलेटिविटी में, ज्योमेट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्ले करेगी। और अगर यही वी अंडर दिस नॉर्म कंप्लीट भी हो, यानी इसके अंदर हर काशी सीक्वेंस इसके अंदर ही कन्वर्ज कर जाए, तो कंप्लीट नॉर्म स्पेस जो होगी दैट इज कॉल्ड अ बानाक स्पेस। ठीक है, इफ इट इज अ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, अगर ये नॉर्म स्पेस कंप्लीट मैट्रिक स्पेस हो तो फिर ये कहलाएगी बानाक स्पेस। The theory of normed spaces, in particular Banach spaces, and the theory of linear operator defined on them are mostly high developed parts of function analysis. और इस अगले दोनों हिस्सों में हम theory of linear operator की बात करेंगे on the Banach spaces और on inner product on अगले पार्ट में inner product space पे बात करेंगे, इस पार्ट में हम norm spaces पे बात करेंगे। तो फिजिकली भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है फिजिक्स में। तो मैं आपको याद करवा रहा हूँ कुछ बेसिक नोशन। वेक्टर स्पेसेस प्ले अ रोल इन मेनी ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। In fact, in practical problem, we are a set X whose elements may be vectors in three-dimensional spaces or a sequence of numbers और functions, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जिनको ऐड करने के लिए पहले भी मैंने आपको ये सारा बताया कि हमारे पास बेसिकली एक नॉन एम्प्टी सेट होगा जिसको हम वेक्टर कहेंगे, और हमारे पास एक दूसरा सेट होगा फील्ड होगा एफ, उसको हम स्केलर कहेंगे, और वी क्रॉस एफ से वी में एक मैप होगा जिसे हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। यहाँ से वी पिक करेंगे, यहाँ से अल्फा पिक करेंगे, और ये गोज टू अल्फा वी होगा। और फिर इसके बाद वी के अंदर एक मैप होगा वी क्रॉस वी से वी में, जिसे हम वेक्टर एडिशन का नाम देंगे, और अंडर दिस वेक्टर एडिशन ये वी जो होगा वो अबेलियन ग्रुप बनाएगा। ठीक है, अब हम वेक्टर स्पेसेस की तरफ जा रहे हैं। वेक्टर स्पेस, इनको हम लीनियर स्पेस भी कहते हैं। ओवर अ फील्ड के, यानी हमें फील्ड फिक्स करना पड़ेगा कौन से फील्ड पे हम एक वेक्टर स्पेस दे रहे हैं। इज अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स ऑफ एलिमेंट्स, इसके अंदर एक्स जो वेक्टर स्पेस है, ये जो वी है उसके एलिमेंट्स को एक्स वाई कहेंगे, उनको वेक्टर का नाम देंगे, टुगेदर विद टू अलजेब्रिक ऑपरेशंस। दीज ऑपरेशंस आर कॉल्ड वेक्टर एडिशन, ये वाला है वेक्टर एडिशन, कि दो वेक्टर को जब ऐड करें तो आपके पास एक वेक्टर आना चाहिए। एंड मल्टीप्लिकेशन वेक्टर बाय अ स्केलर, और ये दूसरा मैप है ये। ठीक है, ये मैप पहले डिफाइन होने चाहिए। एक मैप है वी क्रॉस वी से वी में, यानी दो वेक्टर्स ने उनको ऐड करने का मेथड बताएगा। दूसरा मैप है एक एलिमेंट आप फील्ड में से लें, एक एलिमेंट वेक्टर स्पेस में सेट में से लें, उनको आप स्केलर मल्टीप्लाई करने का मेथड बताएं। और फिर फर्दर कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके बाद ये एक्स है वो एक वेक्टर स्पेस बन जाती है। सेट ऑफ फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है कि जो वी है ना, वी है या जो एक्स है वो अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप दो वेक्टर्स के एक्स के दो एलिमेंट्स लें वी वन और वी टू, इनको ऐड करें तो दोबारा जवाब इस वी में आना चाहिए या एक्स में आना चाहिए। दूसरी बात ये कि वो अंडर एडिशन एसोसिएटिविटी होल्ड करनी चाहिए। तीसरी बात, इसमें जीरो वेक्टर का एलिमेंट होना चाहिए, हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स होना चाहिए। और पांचवी बात क्या है कि वो ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। ये अंडर एडिशन थी। फर्दर फैक्ट क्या है, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर करेंगे तो ये वेक्टर स्पेस एक्स के एलिमेंट को पहले बीटा स्केलर से मल्टीप्लाई कर लें और फिर अल्फा से कर लें, या अल्फा बीटा फील्ड के एलिमेंट को पहले आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स से मल्टीप्लाई कर लें, आंसर सेम आना चाहिए। और 1 × x शुड बी एक्स, मल्टीप्लिकेशन स्केलर जो आइडेंटिटी को जब मल्टीप्लाई करें एक्स से तो वो एक्स में कोई चेंज ना पैदा करे। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा,
यानी अल्फा स्केलर को वेक्टर की एडिशन से जब आप मल्टीप्लाई करें तो ये रूल होना चाहिए, और अगर आप फील्ड के एलिमेंट को प्लस करके वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो फिर भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करना चाहिए, तब जाके ये v या x जो है वो एक वेक्टर स्पेस बनेगा। मैंने तमाम प्रॉपर्टीज पर ज्यादा तफसील बयान करने की कोशिश नहीं की, ये एज्यूम करते हुए कि वेक्टर स्पेस एक आसान कंसेप्ट है और ये पहले से आपको पता होना चाहिए। वेक्टर स्पेस को हम दोबारा नाम या आसान नाम लीनियर स्पेस भी देंगे। जो वेक्टर स्पेसिस की बहुत आसान और ट्रिवियल एग्जांपल्स हैं उसमें से सबसे अहम एग्जांपल है आर एन। आर एन है, इसे हम यूक्लिडियन स्पेस भी कहेंगे, पहले भी आपने देखा है। इसमें एन ऑर्डर टपल होगा, ये एक्स जो है ये है और वाई जो है, जब इनको जमा करेंगे तो कंपोनेंट वाइज एडिशन होगी ये ले, और जब इसको स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंपोनेंट वाइज स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी, यानी अल्फा को सबसे कंपोनेंट मल्टीप्लाई कर दें। अब ये सेटिस्फाई करना कि इन दोनों जो हम इसको देख रहे हैं आर एन अंडर दीज टू ऑपरेशन वेक्टर स्पेसिस की तमाम कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो आर एन ओवर आर वेक्टर स्पेस बना रहा है, या ये रियल वेक्टर स्पेस बना रहा है। अगर फील्ड रियल नंबर हो तो रियल वेक्टर स्पेस बनेगी कहलाएगी, अगर फील्ड कम्प्लेक्स नंबर हो तो कम्प्लेक्स वेक्टर स्पेसिस कहलाएगी। तो अल्फा जो है वो हमारा रियल नंबर से हम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत आसान एग्जांपल है, इसको प्रूव करना इट्स वेरी वेरी इजी। अब यहाँ हम कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस की एक एग्जांपल दे रहे हैं, सी एन, ठीक है। ये सी एन क्या है, इसमें x आपके n ऑर्डर टप्पल्स आएंगे और हर एक एक्साई आई जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। इसी तरह ईटा भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। जब इनको आपने ऐड करना है, अगेन रूल वही होगा, x प्लस वाई आप कैसे करेंगे, आप सिंपल इनको कंपोनेंट वाइज एडिशन कर लीजिए, एक्साई आई एक्साई वन प्लस ईटा वन एंड सो ऑन कोमा सो ऑन। ये एडिशन है वेक्टर्स की, और ये एडिशन अंडर एडिशन ये सी एन एबिलियन ग्रुप बनाएगा। और फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन अल्फा अगर आपने किसी एक्स से मल्टीप्लाई करना है तो अल्फा को आप हर एक एक्साई से ज़रब दे दें, अल्फा एक्साई वन, सो अल्फा एक्साई टू, और आप बाकी तमाम प्रॉपर्टीज देख लें, तमाम प्रॉपर्टीज होल्ड कर जाएंगी। सो सी एन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस है, क्योंकि अल्फा आप कहाँ से ले रहे हैं, फील्ड आपका सी है अल्फा। सो हमारे पास क्लियर हुआ कि आर एन जो है वो रियल वेक्टर स्पेस है, सी एन जो है वो कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस की एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल हमने देखे हैं वो है सीक्वेंस स्पेसिस और फंक्शन स्पेसिस, नॉट सीक्वेंस। सीक्वेंस स्पेसिस बाद में आएगा। तो सी ए बी क्या है, सी ए बी, ये ए से बी आपने कोई इंटरवल ले लेना है, ये ए है और ये बी है। तो वो तमाम फंक्शन जो इसमें कॉन्टिन्यूस हैं इस इंटरवल में, ये सारे फंक्शन ये सारे सी ए बी में आएंगे। So CAB is a set of all those functions from continuous real functions हैं, ठीक है। ये वेक्टर स्पेसिस बना रहे हैं। अब आपने इन दो फंक्शंस की एडिटिविटी कैसे डिफाइन करनी है, एक पॉइंट टी लेना है, ये टी लिया आपने, तो इस पर आपका एक्स ऑफ टी ये है और वाई ऑफ टी लेट से वो ये है। तो क्या करें, तो इनका सम करें, यानी वो एडिशन कैसे डिफाइन होगी, एक्स ऑफ टी और वाई ऑफ टी को सम कर लें, लो जी, यानी इन इस टी के ऊपर इन दोनों की हाइट का सम करके जो हाइट का पॉइंट आएगा वो यहाँ लगाएं, ठीक है। इस तरह हर एक पॉइंट पे ऐसे होगा और एक नया फंक्शन डेवलप होगा ऐसे, ठीक हो गया। वही नया फंक्शन डेवलप होगा वो इनका सम कराएगा, ये भी कंटिन्यूस होगा क्योंकि दोनों ही कंटिन्यूस थे। इस तरह स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है कि आपने सिंपल अल्फा को उस फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देना, स्केलर मल्टीप्लाई। तो ये क्लियर बात है कि अगर x और y कंटिन्यूस हैं तो उनका एडिशन भी कंटिन्यूस होगा, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में जो नया फंक्शन बनेगा वो भी कंटिन्यूस रियल फंक्शंस होंगे। तो इजीली प्रूव किया जा सकता है कि स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शंस ऑन एन इंटरवल ए बी क्लोज इंटरवल पर ये फंक्शन एक वेक्टर स्पेस बनाता है।
इसके अलावा और कौन सी स्पेसिस हो सकती हैं? स्पेस ऑफ बाउंडेड फंक्शंस हो सकती हैं। इसके अलावा ये आसान है, वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शंस ले लें, रियल डिफरेंशिएबल फंक्शंस ले लें। तो इस तरह स्पेस ऑफ ऑल रियल डिफरेंशिएबल फंक्शंस इसी इंटरवल के ऊपर जो लेट्स से रीमान इंटीग्रेबल हो या जो लीबैग इंटीग्रेबल हो, वो फंक्शंस भी आपके पास वेक्टर स्पेसिस बनाएंगे। सो इस तरह वेक्टर स्पेसिस फंक्शन स्पेसिस की कई आपने एग्जांपल्स देख ली एज अ वेक्टर स्पेसिस। लें जी, इस स्पेस को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हिल्बर्ट सीक्वेंस स्पेसिस L2। दिस स्पेस हमने पहले इंट्रोड्यूस करवाया था, इसमें आज सीक्वेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। और इनको ऐड करने का मेथड क्या होगा? इंडिविजुअल को ऐड कर दीजिए कंपोनेंट वाइज। स्केलर मल्टीप्लाई करने का मेथड क्या होगा? सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए स्केलर को हर कंपोनेंट से। तो अगर ये आपके पास अगर दो सीक्वेंसेस हैं L2 है तो इनका एडिशन भी एक L2 स्पेस में आएगा, ठीक है। मिन कॉन्स की इक्वालिटी अप्लाई करके आप ये प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली अल्फा एक्स भी L2 है। इसी तरह ये L2 स्पेसिस भी एक वेक्टर स्पेस है। और अगर हम, ठीक है, अदर वेक्टर स्पेसिस हुज पॉइंट्स आर सीक्वेंसेस आर L इन्फिनिटी, ये भी हमने पढ़ा हुआ बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने इसे मैट्रिक्स स्पेस में पढ़ा था। इस तरह LP को भी पढ़ सकते हैं, ये भी एक वेक्टर स्पेस है। LP हर P के लिए भी ये वेक्टर स्पेसिस बनेंगी, ठीक है। और सीक्वेंस स्पेस S भी आएगा, ठीक है। ये सब के सब वेक्टर सीक्वेंस स्पेसिस हैं। अब ये और इससे नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में वेक्टर स्पेसिस के वेरी वेरी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो आ रहे हैं, मैं इन पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। वेक्टर सब स्पेस क्या होगी? ये कोई स्पेस, वेक्टर स्पेस X की कोई सबसेट होगा Y, ठीक है। और वो इस तरह से कि अगर आप अल्फा और बीटा अपने फील्ड में से लें और कोई से भी दो एलिमेंट ले लें y1 और y2, आप ले लीजिए अपने सबसेट y में से। अगर इस सारे का जवाब, इस लीनियर कॉम्बिनेशन का जवाब दोबारा आपके पास y में ही आ गया तो y आपकी सबस्पेस कहलाएगी। यानी बेसिकली आप ये नोट कर लीजिए कि जो वेक्टर स्पेस है ये एक ऐसा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है कि जो जिसमें एडिशन नाइसली बिहेव करती है, अंडर एडिशन ये क्लोज्ड होता है और अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये क्लोज्ड होता है। और फिर कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज, और सब स्पेस में भी यही प्रॉपर्टीज हैं। सब स्पेस भी यही होती है कि जिसमें अंडर एडिशन भी क्लोज्ड हो और अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज्ड रहे, ठीक है। तो ये बातें उसको दोनों को मिला के ये प्रॉपर्टी बनी है कि अगर लीनियर कॉम्बिनेशन जिसमें एलिमेंट्स वेक्टर के एलिमेंट्स इस सबसेट के एलिमेंट्स बने और फील्ड के अंदर से कोई से भी दो एलिमेंट आप अल्फा बीटा चुनिए, अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन का जवाब दोबारा y में आ गया तो y सब स्पेस कहलाएगी, ठीक है। और एक वेक्टर स्पेस की दो सब स्पेस तो बिल्कुल क्लियर है, एक होती है जीरो स्पेस, ये पता होगा, और एक स्पेस होती है y, ठीक है। ये इजीली आपको पहले से पता होगा। इम्प्रॉपर स्पेस y होगी जो x के बराबर होगी, ठीक है, फुल स्पेस के बराबर होगी, और एक होगी ट्रिवियल स्पेस 0, ठीक है। ये कंसेप्ट मैं बहुत जल्दी से आगे आगे चलना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत आसान है। ठीक हो गया जी। अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, हमारे पास अगर एक्स वेक्टर स्पेस में से हमने कोई एलिमेंट्स ले लिए हैं तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि आप अपने फील्ड के तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन से मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर दें, जो भी जवाब आएगा वो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा। फॉर एनी नॉन एम्प्टी सेट M, द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ M इज कॉल्ड द स्पैन ऑफ M, रिटन एज स्पैन ऑफ M, ठीक है। स्पैन ऑफ M जो होता है वो एक सब स्पेस होती है जो M से जनरेट होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं R2 की बात करूं, R2 की बात करूं और इसमें एक वेक्टर स्पेस है 1 0, तो इसका स्पैन का मतलब क्या होगा? इस अकेले का, इस अकेले के स्पैन का मतलब होगा कि आप यहाँ कोई सा स्केलर ले लें, 2 कर लें, तो 2 करें तो ये पहले तो ये खुद आ जाएगा, ये आ गया,
2 करेंगे तो ये आ जाएगा, 3 करेंगे तो ये वेक्टर आ जाएगा, 4 करेंगे तो ये वेक्टर आ जाएगा, और इसके स्पैन का मतलब है ऑल एक्स एक्सिस, ये इसका स्पैन है। ठीक है, ओके। अगेन ये कंसेप्ट लीनियर इंडिपेंडेंस और लीनियर डिपेंडेंस का आपको पहले से पता होगा। ठीक है, अगर आपके पास आर वेक्टर्स हैं किसी x1 से xr तक का इन एनी वेक्टर स्पेस x, और अगर हम इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना के ज़ीरो करें, ठीक है, तो ये अगर तो a1 अगर स्केलर खुद ज़ीरो हैं तो फिर तो जवाब ज़ीरो आएगा, ये तो ट्रिवियल आंसर आ गया इस इक्वेशन का। इफ दिस इज द ओनली आर टपल ऑफ द स्केलर फॉर विच दिस इक्वेशन होल्ड्स, देन हम कहेंगे कि m इज सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। फिर ये जो वेक्टर है ना x1 से xr जो कि हमारे स्पेस जो हमारे सेट m में है, तो हम कहेंगे कि ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इस इनके कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो नहीं आ रहा सिवाय जीरो खुद के। ठीक है, इफ दिस द ओके, m is said to be linearly dependent if m is not linearly independent, that is if 3 also holds for some r tuple of the scalars not all zeros। ठीक है, यानी आपके पास कोई और कॉम्बिनेशन ऐसा आ गया जो आपको जीरो दे सकता है, तो फिर आपको कहेंगे कि ये दोनों लीनियरली डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं। ठीक है, an arbitrary subset M of X is said to be linearly independent if every known empty finite subset of M is linearly independent। M is said to be linearly dependent if M is not linearly independent। क्लियरली बातें हैं, ये आसान बातें हैं जो पहले से आपको पता होनी चाहिए। ये एक जनरल रिजल्ट भी था कि अगर आपके पास M जो है x1 से xr में ये लीनियरली डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें से एक वेक्टर ऐसा होगा जो बाकियों पर डिपेंड कर रहा है। यानी कोई एक ऐसा, जरूरी नहीं xr, कोई एक ऐसा हो सकता है जिसको बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता हो। इसका मतलब ये है कि एक्स आर जो है वो x1 से xr-1 के स्पैन में आ रहा है। ठीक है, क्लियर है नहीं? अब असल में हम जो चाहते हैं वो क्या है, असल में हम एक वेक्टर स्पेस के तमाम एलिमेंट्स को डिस्कस करने की बजाय हम चाहते हैं कि ऐसा सेट बन जाए जो कि उन तमाम वेक्टर स्पेस से हम उसको एक्सेस कर सकें, तमाम वेक्टर स्पेस को। वो सेट जो है वो आपको पता होगा वो बेसिस कहलाता है, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कराते हैं। ठीक है, a vector space x is said to be finite dimensional if there exists a positive integer n such that x contains a linearly independent set of n vectors, whereas any set of n plus 1 or more vectors of x is linearly dependent। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपके पास x जो है ये फाइनाइट डायमेंशनल होगी अगर आपके पास एक ऐसा सेट मिल गया x, ठीक है, जिसमें n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। ठीक है, n is called the dimension of x written as dem। by definition x0 is a finite dimensional and dimension of x is 0। इसकी जीरो डायमेंशन काउंट होती है जीरो की। if x is not a finite dimensional it is said to be infinite dimensional। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा R2 जो है, ठीक है, उसके लिए आपके पास एक सेट है ये वाला 1 0 और 0 1, ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और ये पूरे के पूरे R2 को स्पैन भी करते हैं, तो ये इसकी बेसिस है, और इसकी डायमेंशन 2 है R2 की, तो ये फाइनाइट डायमेंशनल है। तो लेकिन एनालिसिस के अंदर वो स्पेसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इनफाइनाइट डायमेंशनल हैं। फॉर एग्जांपल फंक्शन स्पेसिस सी ए बी कंटिन्यूस फंक्शंस, L2 spaces are infinite dimensional where Rn and Crn n dimensional, ये finite dimensional spaces। तो अगर वेक्टर स्पेस की डायमेंशन n है तो इसका मतलब दो बात, इसका मतलब ये है कि आपके पास n ऐसे वेक्टर्स अवेलेबल हैं जो इसकी बेस बन सकते हैं।
इसका मतलब ये है पहली बात कि उस x का हर वेक्टर x जो है वो इस बेस के लीनियर कॉम्बिनेशन की शक्ल में लिखा जा सकता है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ये लिखने का मेथड यूनिक है, यानी इसके अलावा इसको लिखने का कोई मेथड नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल Rn की बात कर लें या R2 की बात कर लें, जब हम कहते हैं कि R2 की जो बेसिस हैं वो हैं E1 और E2, यानी R2 की जो बेसिस हैं वो हैं 1 0 और 0 1, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन दो से ये है आपका 1 0 और ये है आपका 0 1, तो बेसिकली आप इन दो के कॉम्बिनेशन से हर जगह पहुंच सकते हैं। यानी ये वेक्टर कैसे आएगा, पहले आप इसके लॉन्ग चलिए इतना, फिर आप इसके लॉन्ग चलिए इतना, तो ये वेक्टर आपके पास आ, और यहाँ तक पहुँचने का आपके पास यूनिक वे है, यानी ये वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़ हमेशा सेम रहेंगी, किसी और तरीके से आप इस तक नहीं पहुँच सकते यहाँ तक। दैट मीन्स कि जो R2 है वो उसकी डायमेंशन 2 है और बेसिस हैं 1 0 और 0 1। तो जब भी बेसिस फाइनाइट होंगी तो उसमें ये क्लियर है कि इसका मतलब ये है कि हम उस पूरी स्पेस पर यूनिक वे से हर जगह हर वेक्टर को हासिल कर सकते हैं। तो मोर जनरली इफ x इज एनी वेक्टर स्पेस, जरूरी नहीं कि वो फाइनाइट डायमेंशनल हो, देन b इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ x व्हिच स्पैन्स x। अगर ऐसा हो जाए जो x को स्पैन भी करे और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट भी हो, तो b इज कॉल्ड बेसिस, या फिर उसका दूसरा नाम है हेमल बेसिस फॉर द स्पेस x। Hence, if B is a basis for X, then every non-zero X has a unique representation as a linear combination of the finite many elements of B with non-zero scalar as coefficient. ठीक है, और ये थ्योरम है every vector space जो जीरो के अलावा है has a basis। तो इसको प्रूफ करने के लिए जोन्स लेमा का सहारा ले सकते हैं, लेकिन प्रूफ हमारे स्कोप से बाहर है। तो बेसिकली ये क्लियर हो गया कि हर वेक्टर स्पेस की कोई ना कोई बेस होती है, ठीक है, फाइनाइट हो या इनफिनिट डायमेंशन। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात क्या है कि स्पेस की मदद से हम पूरे का पूरे वेक्टर स्पेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक पार्ट था वेक्टर स्पेसिस का। अब इसके बाद हम इतना बेसिक पार्ट नॉर्म स्पेसिस के ऊपर करेंगे, लेकिन ये बहुत आसान है और मेरा भी ख्याल के इसको हम सेकेंड थॉट या बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। ओके।